एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन पाठ। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटी सीरीज। मतलब 2 एंड 3 ही कह लो आप इसे क्योंकि ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं वो हम इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इस वीडियो को वैसे ही यूज करना है जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आप स्टॉप करना, अपना आंसर लिखना, उसके बाद जो मैं आंसर बोलूंगी तो आप उसे चेक कर लेना। और जितने भी एडिशनल और रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके पास एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके पास नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है बी एन राव। बी एन राव की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह नरसिंह राव था। कई बार क्या होता है, पूरा नाम लिखा रहता है, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, राइट। सोचो बिनेगल की जगह कोई और नाम दे रखा हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। इसीलिए पता होना चाहिए पूरा नाम। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 हमें पता होना चाहिए। अगर हम एडिशनल फैक्ट की बात करें तो ही वाज एन आईसीएस ऑफिसर। वो एक आईसीएस ऑफिसर थे एंड ए क्वालिफाइड लीगल एक्सपर्ट। मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ लीगल एक्सपर्ट भी थे, लीगल एक्सपर्ट। तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उन्होंने एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाना था जो कि अलग अलग कमिटीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। उनका ये काम था। ठीक है, तो उन्होंने अक्टूबर 1947 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट सबमिट किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट सबमिट किया था which became basis for the drafting committee work. Basis for drafting committee work. और हमें पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट। फिर इन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था उसके बेसिस पे ही ड्राफ्टिंग कमेटी ने आगे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेशन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। रीजन, इट इनकॉर्पोरेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, फेडरल प्रोविजंस एंड इमरजेंसी पावर्स। ओके, तो इसका आंसर है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें पता है। बिकॉज ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इट हैड 395 आर्टिकल्स, राइट। 8 schedules थे एंड 22 पार्ट्स। 22 पार्ट्स और 100+ अमेंडमेंट्स हो गए, जिसकी वजह से ओवर 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, 12 schedules हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए। तो इसकी वजह से उस टाइम पे भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट था वर्ल्ड में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें इंक्लूड करता है डिटेल्स को, किस कौन सी डिटेल्स को? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। और वो अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, जैसे फेडरल जो यूएसए से ली गई है, यूनिटरी जो यूनिटरी फीचर्स हैं जैसे जो हमने ब्रिटेन से ली है, उन सब चीजों को कंसोलिडेट करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेस। ठीक है, बताना है। अगर हम थोड़ा सा और देखें कि हमारा, एक बार ये और देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है डिटेल्स। हम इसमें लेंथीएस्ट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमने अलग अलग कंट्रीज से बोरो किया हुआ है। मैं लिख देती हूँ बोरोड फीचर्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, है ना। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। उससे पहले अगर हम ये जान लें, as it contains borrowed features from the multiple sources, multiple countries। ठीक है, उसमें फिर ये इंक्लूड करता है डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, और डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को भी। फिर प्रोविजन है ट्राइब से रिलेटेड भी, ठीक है, एससी एसटी से रिलेटेड प्रोविजन है, माइनॉरिटीज उनसे रिलेटेड है, बैकवर्ड एरियाज हैं उनसे रिलेटेड इनमें
प्रोविजंस इंक्लूड कर रखे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एक डिटेल सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस है ना, प्रॉपर उनका प्रोविजन दे रखा है, जैसे सेंटर स्टेट एंड लोकल का, तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है। अब हम देखते हैं इसका, जो हमने ऊपर पढ़ा है, जैसे ये बोरोड फीचर वाला, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन है, हमें बताना है कॉलम ए में कंट्री है, कॉलम बी में कौन सा हमने फीचर बोरोड किया है, राइट। तो आयरलैंड, यूएसएसआर, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ये कंट्रीज हैं, और फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है हमें। हमें पता है कि हमने डीपी आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी। तो ए को लगाते हैं 3। तो हम पहले, मैंने आपको कल भी बताया था, एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए जब हमारे कंसेप्ट हमें पता है। हमें पता है कि ए का 3 है, डीपीएसपी, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, इसका आंसर या तो डी होगा या ए में से होगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, तो बी का हो गया 1, और देख लेते हैं हमारा बी में ऑप्शन 1 ये है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो सी का आंसर है 2। जर्मनी से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इसका आंसर हो गया 4, तो इसका आंसर यही है। जो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है वो हमारे पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51, ओके, विच इज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में, ओके। जो डीपीएसपी राइट्स हैं वो हमारी नॉन जस्टिशिएबल राइट्स हैं, ताकि हम गाइड कर सकें पॉलिसी मेकिंग ऑफ स्टेट्स। तो ये हम आगे डीपीएसपी का जब चैप्टर करेंगे तब इसमें हम डिटेल में समझ लेंगे। अभी यहाँ पे देखो कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, जो कि हमारे पार्ट 4 में इंक्लूडेड है। फिर यूएसएसआर से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारा आर्टिकल 51A है, आर्टिकल 51A एडेड इन 1976 में। हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसने क्या एम्फसाइज किया था, सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। फिर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। हमने साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक और चीज ली, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ओके। जर्मनी, जो कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहला सकता है, यहाँ पे अगर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी होता और यहाँ पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन होता, तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी का, राइट। इसमें से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है, और ये कौन से आर्टिकल्स में आता है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352 टू 360, पर ये हम आगे डिटेल में करेंगे ही, पर लेकिन हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, और हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Nehru Report was the first attempt by the Indians to draft a constitution. Annie Besant drafted the Commonwealth of India Bill in 1895, and the idea of the Constituent Assembly was suggested first by M.N. Roy in 1934. तो इसका आंसर है डी, 1, 2 and 3, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। हम देख लेते हैं, जो नेहरू रिपोर्ट है फर्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ कमिटी विच वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू। यहाँ जवाहरलाल नेहरू की नहीं, मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, तो मोतीलाल नेहरू। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए नेहरू रिपोर्ट वाली बात को जवाहरलाल नेहरू भी कंप्लीट अगर लिखा जाता तो वन स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता, राइट। एक कमिटी ने इसको प्रिपेयर किया था, और उसको हेड कौन कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू, एंड विच वाज सपोर्टेड बाय इंडियंस। जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी सपोर्ट किया था, बट हेड कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन एफर्ट, इट वाज द फर्स्ट इंडियन एफर्ट टू फ्रेम द डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड इट वाज द फर्स्ट इंडियन एफर्ट, फर्स्ट इंडियन
effort to frame a dominion status, right? It included fundamental rights, universal adult franchise and responsible government at center. ये सब उसमें included था उस रिपोर्ट में, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1895 में, जो कि एनी बेसेंट ने दिया था, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय एनी बेसेंट एंड इट एडवोकेटेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल है, इसमें मेन इसका पर्सपेक्टिव क्या था, इसमें इंक्लूडेड क्या था, मैं ऐसे करके लिख देती हूँ। तो इट एडवोकेटेड अ पार्लियामेंट्री form of government, parliamentary form of government, fundamental rights, fundamental rights, and equality before the law. Fundamental rights and equality before law. ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है स्टेटमेंट, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सजेस्टेड बाय एम एन रॉय इन 1934। तो ही वाज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। हमें पता होना चाहिए एम एन रॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ही वाज द पायनियर ऑफ communist ideology, communist ideology in India, and was the first to propose the idea of a constituent assembly in 1934 में। तो जो डिमांड जो लेटर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी थी 1935 में एंड बिकम अ रियलिटी 1946, बट सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? ही वाज एम एन रॉय। अगर ऑफिशियली बात आएगी तो उसका भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ऑफिशियली एम एन रॉय ने नहीं करी थी। इट वाज जस्ट सजेस्टेड फर्स्टली बाय द एम एन रॉय। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसीज इंडिया फंक्शंस लाइक अ यूनिटरी स्टेट। तो इसका आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट जो है इसको, इस असर्शन को बिल्कुल सही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। कैसे? इंडिया हैज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। पहले तो हमें ये देखना है कि ये इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो कई बार क्या होता है, ये पूछ भी लेते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ये सेइंग किसकी थी? ये अम्बेडकर जी ने कही, ठीक है। इट हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है इसका? कि इट हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स है, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशियर है, ये सब एक क्या है? फेडरल फीचर्स हैं। पर क्या होता है मतलब अब पावर्स तो डिवाइडेड है ना, सेंटर एंड स्टेट में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है? अब इमरजेंसी में हम देख थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो जैसे इमरजेंसी है हमारी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। मतलब आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356, 350, एक मिनट, आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एट द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। तो इसीलिए वो यूनिटरी स्टेटस होता है। यूनिटरी मतलब यूनाइटेड। इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर कहेगा स्टेट को वैसे ही वर्क करना पड़ेगा, सेंटर के अंडर हो जाता है स्टेट, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इज ऑल्टर्ड इन फेवर ऑफ यूनियन। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी थी लेजिस्लेटिव पावर्स की, अब वो ऑल्टर हो चुकी है। किसके फेवर में काम होगा? सेंटर के फेवर में। तो यही कहा, दस द कंट्री टेम्परली बिहेव्स लाइक अ यूनिटी स्टेट। मतलब प्रॉपरली नहीं हो जाता बट लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया,
इसमें स्टेटमेंट असर्शन दे रखा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर, ठीक है, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। वो इसीलिए कि इमरजेंसी के टाइम पे जो स्टेट की फंक्शनिंग होती है वो एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंटर होती है, इसीलिए। तो दिस करेक्टली एक्सप्लेन्स, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर बोरोड फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल। जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड इम्पीचमेंट। देखो अगर हमने ऊपर अभी देखा था, अपने ध्यान से सुना होता तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है ये हमने कहाँ से लिया था, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोरो किया। वेरस फिर अगर हम इस वाले को कैंसिल कर देते हैं, हमें पता चल गया, तो इम्पीचमेंट, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स हम यूएसए से लेते हैं। ठीक है, हमने यूएसए से काफी फीचर्स दे रखे हैं, मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से। एक तो यही है फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president, impeachment of president, removal of Supreme Court judges, post of vice president, written constitution, मतलब separation of powers and check and balances। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने यूएसए से बोरो करते हैं, राइट। तो अगर इसमें से और भी कोई आ जाता तो हमें पता होना चाहिए। मतलब इसमें यही है कि हमें सोर्सेज ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए हो जाता है। कई बार ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है या फिर स्टेट में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर बॉर्डर फ्रॉम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यूएसए, कनाडा, राइट, साउथ अफ्रीका, जीपीएसपी, ये सब। तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी इन डेप्थ में जाएंगे या फिर इसमें से थोड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना देंगे या एनालिटिक क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, इसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम ध्यान दें तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसका आंसर होगा। इनका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कंफ्यूज और मत होना, टेम्पररी पूछा है यहाँ पे, फर्स्ट टेम्पररी। तो टेम्पररी कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, हम थोड़ा सा फैक्ट देख लें अगर यहाँ पे, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पे हुई थी, 9 दिसंबर, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ही वाज अ सीनियर मोस्ट मेंबर। ठीक है, इसलिए अपॉइंटेड एज अ टेम्पररी चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। बट फिर लेटर क्या हुआ था, लेटर फिर दोबारा जो मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर को 1946 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट। तो 1946 में, तो 11 दिसंबर, ओके, राजेंद्र प्रसाद was elected as permanent president of Constituent Assembly, right? Of this was similar to parliamentary practice. ठीक है, where क्या होता था, प्रोटम स्पीकर होता था, is appointed before the elections of regular speaker। पर चलो ये छोड़ो, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें यही याद रखना है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और उसी टाइम पे फर्स्ट जो टेम्पररी हमने प्रेसिडेंट बनाए थे वो कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। एंड लेटरली 11 दिसंबर 1946 को जब उनकी दूसरी मीटिंग हुई थी, तब राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट। ये मतलब ये चीज क्या थी, ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस होती है ना, जहाँ पे प्रोटम स्पीकर को पहले अपॉइंट किया जाता है, इलेक्शन जो रेगुलर स्पीकर से पहले प्रोटम को सेलेक्ट किया जाता है, वैसे ही हमने ये प्रैक्टिस को किया था। तो उसमें बस मैंने आपको यही बताया, इट वॉज वेरी मच सिमिलर टू दैट प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
In which case the basic structure doctrine propounded. ये इजी क्वेश्चन है, हमें पता है. इट्स आंसर डी, केशवानंदा भारती केस. जो केशवानंदा भारती केस है, इट वाज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और कब? 1973. ठीक है. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री. कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को उसके लिए स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट इट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेइंग दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट जो उसका स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते. बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट नहीं हो सकती. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर कैसे? हम कोई भी चीज है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर हम कंसोलिडेट करें, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर जैसे हम रिसर्च भी करते हैं. अब आप रिसर्च का ले लीजिए एग्जाम्पल. हम किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें अपने बेसिक्स डालेंगे ना कि हमें ये इंक्लूड करना है, हमें ये भी इंक्लूड करना है, ये भी इंक्लूड करना है. अगर हम उसी चीज को चेंज कर देंगे तो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट ही चेंज हो जाएगा. राइट. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते. तो क्या होता? पूरा डॉक्यूमेंट ही चेंज हो जाता. राइट. तो किसी उन प्रोविजंस में, कुछ प्रोविजंस में आप वो कर सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर नहीं आते. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हम कह रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड क्या करते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. अगर आप उसे ही अमेंड कर दोगे तो फिर क्या बचेगा? फिर हम रूल किस बेसिस पे करेंगे? क्या प्रोविजंस होंगे? ठीक है. रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, free and fair elections, unity and integrity of nation, unity and integrity of nation. Next, right. Next, sovereign, democratic and republic nature. Democratic, republic nature. ठीक है. पर हम इससे रिलेटेड अब कुछ और भी फिर केसेस हुए थे. ठीक है. कैसे? गोलकनाथ केस था 1967 में. गोलकनाथ केस 1967 में एक हुआ था जिसमें पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. 1967 पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ये कहा था. और फिर 1973 इसके बाद का. कई बार क्या होता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं केसेस की, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना, हमें पता होना चाहिए. जैसे गोलकनाथ केस हो गया, केशवानंदा भारती केस हो गया, ये गोलकनाथ केस. ठीक है. मिनर्वा मिल्स केस, ये कब होता है? 1980, जिसमें कहा था दे री इन्फोर्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. तो ये हमें पता होने चाहिए. तो क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं. तो ये इस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन सा केस हुआ था. ठीक है. कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि जैसे केशवानंदा भारती केस तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हो गया, फिर जो गोलकनाथ केस है वो फंडामेंटल राइट से इंक्लूडेड हो गया. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी. मैच द फॉलोइंग वाला ये हमें इसमें बताना है
मैच द फॉलोइंग कमिटी एंड द मेंबर्स, ठीक है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी हमें पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर अगर हम एलिमिनेशन करें तो ए का 1 है, तो ये ऑब्वियस से कट गया। अब या तो आंसर ए होगा या सी होगा, ठीक है। रिप्लेस्ड बाय बी एल मित्तर, एक ये था ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर एंड रिप्लेस्ड बाय द डीबी खेतान। हमें बताना है जो ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर थे वो के एम मुंशी थे, राइट। जो बी एल मित्तर थे और हमें पता है डीपी खेतान, ये भी चेंज हुए थे, मतलब रिप्लेस किया गया था इनको। कैसे, अभी मैं इनको जब आगे फैक्ट बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सी का आंसर 3 है, और जहां सी का आंसर 3 है उसका आंसर होगा ए, इसका आंसर है। तो पहले थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो कब बनी थी? 29 अगस्त 1947, ठीक है। और वो 7 मेंबर्स को इंक्लूड करते थे, 7 मेंबर्स को। मैंने कल कुछ क्वेश्चंस जो शेयर किए थे उसमें बहुत डायरेक्टली पूछा गया था, वो पीवाईक्यूज ही थे एक तरीके से, ठीक है। उसमें पूछा हुआ था कि कौन कितने मेंबर्स आ रहे हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये जो नंबरिंग होती है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे याद रखना। तो जैसे जो 7 मेंबर्स थे इसमें इंक्लूड कर रहे थे हम चेयरमैन को भी, और वो चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो बाकी बचे हुए 6 मेंबर्स के जो नाम है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ था अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें 4 मेंबर्स थे। एक तो चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्फे, और जो अदर 3 मेंबर्स थे हमें उनका भी नाम याद होना चाहिए था। तो ऐसे ही इसमें जो ये 7 मेंबर्स हैं हमें नाम याद होना चाहिए। एक तो हमारे चेयरमैन ही है ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो कौन है? बी आर अम्बेडकर। जो अदर 6 मेंबर्स हैं एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, हमें नाम याद करने ही है क्योंकि। एक है एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। एक है हमारे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ठीक है। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। और जो जीपी खेतान जो ये थे, ये भी पहले यही मेंबर थे, बट ही डाइड इन 1948। 1948 इनमें इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको रिप्लेस करने वाले कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये भी मेंबर थे, 1 2 3 4। ये 4 मेंबर्स कौन कौन? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी एंड सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और जो हमारे फिफ्थ थे वो डीपे खेतान थे, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में, डाइड इन 1948। और इनको रिप्लेस किसने किया था? टीटी कृष्णामाचारी। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं पीवाईक्यूज में कई बार, मतलब प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। फिर जो बीएल मित्र थे, ठीक है, उन्होंने रिजाइन दे दिया था खुद से। ही रिजाइंड ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो इनको किससे रिप्लेस किया था? एन माधवराव, ठीक है। तो ये आंसर सही बैठा। और ये हमारे सिक्स मेंबर थे, और 7th हमें पता ही है हमारे चेयरमैन थे। तो कई बार क्या होता है, जो डीपी खेतान है इसका पूछ लेते हैं, जैसे ही जस्ट रिजाइंड ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस, तो वहां स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, ठीक है। फिर ये पूछ, या तो ये पूछ लेते हैं कि जो डीपी खेतान वाज रिप्लेस्ड बाय एन माधवराव, तब भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये बहुत डायरेक्ट चीज है। क्योंकि ये जो चैप्टर है, कौन सा? एक तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, पार्ट्स और स्केड्यूल्स, जब हम ये आगे करेंगे तो ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। तो इसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और ये डुएबल होते हैं, यही होते हैं जो हमारे नंबर को इंक्रीज करते हैं, और ये सभी को पता होता है। तो अगर इसमें रह जाते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं मार्क्स में, ठीक है। तो इसलिए इनको नोट डाउन कर लो और याद करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। इट हैड 9 ओरिजिनल मेंबर्स, अभी अभी हमने पढ़ा। इट हैज 7, देखो पीवाईक्यू ही है और इसमें फिर से रिपीटेड है। तो कितने इंपॉर्टेंस है इन मेंबर्स की नंबरिंग को याद करना, ये आपको पता चल गया। इट वॉज अपॉइंटेड ऑन 15 अगस्त 1947, नहीं 29 अगस्त 1947। मैंने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया, तो जो नंबरिंग वाला होता है ना,
जनरली रॉन्ग होता ही है, बट अगर देखो हमें प्रॉपर क्लियरली पता है तो वो तो कुछ अलग ही बात होती है, हम श्योरिटी रहती है हमें। फिर टी कृष्णमाचारी रिप्लेस्ड बाय डीपी खेतान, हमें पता था, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है। पर नहीं पता होता तो हाँ हम ये सोच ही नहीं पाते। तो इसमें क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू इज दिस, तो इसका आंसर होगा सी। एच सी मुखर्जी वॉज इट्स वाइस चेयरमैन, नहीं, एच सी मुखर्जी वॉज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ड्राफ्टिंग कमेटी के नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी के सिर्फ चेयरमैन थे, वो थे बी आर अम्बेडकर। वाइस चेयरमैन एच सी मुखर्जी, और जिनके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट टेम्पररी कौन थे, सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, ओके, एंड रीजन इट वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें अब इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है सी, बिल्कुल गलत है। हमने जब अभी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स पढ़े थे उसमें बिल्कुल भी ये वाला सिंगल सिटीजनशिप वाला फीचर तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसका यही हमें याद रखना है, ये असर्शन रीजन में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, ये तो ठीक है, मतलब एक एवरी इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ इंडिया का मेंबर है, रिगार्डलेस ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब वही। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 जो कि पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 to 11, और ये पार्ट 2 में है, ये सिटीजनशिप की बात ही करता है। देयर इज अ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। ठीक है, ये याद रखना। जो ये कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है, इट इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूएसए फॉलोज डुअल सिटीजनशिप। जो यूएसए है, एक मिनट, फॉलोज डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, जहां पे सिटीजनशिप आर बोथ सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में और उसके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यू आर ओनली मेंबर, यू आर ओनली अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका आंसर होगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। When was Indian Constitution adopted by the Constituent Assembly? अब हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है अडॉप्टेड, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। तो जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, वो अगर हमें याद है, जो भी हम आगे प्रियम्बल वाले में कर लेंगे, तो उसमें नीचे भी लिखा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो अगर हम देखें तो कितने साल बाद, 2 years 11 months एंड 17 days बट यहाँ कहीं कई बार इसमें 18 डे भी होता है। 18 डे वो काउंट कर लेते हैं, जो लास्ट मीटिंग होती है उसको। पर जनरली यही है, 2 years 11 months एंड 17 days। ठीक है, विच केम इन टू फुल फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट किया था, कुछ आर्टिकल्स मतलब कुछ प्रोविजंस तो थे वो इस दिन से ही चलने लगे थे, लेकिन जो फुली फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो था 26 जनवरी 1950। ठीक है, द डेट 9 दिसंबर 1946 मार्क्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था। और जो ये 15 अगस्त है 1947, ये मत कर देना, इस दिन सिर्फ हम आजाद हुए थे। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी टोटल सिटिंग्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत एक दो बार ही पूछा गया है, वो भी बहुत स्टार्टिंग में, अभी तो नहीं पूछे जा रहा है रिसेंट ईयर्स में। इसका आंसर है 165। पर अगर ये PYQ था तो ऑब्वियस है हमें इसे करना ही है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड अ टोटल ऑफ 165 सिटिंग, जो कि 2 years 11 months एंड 17 days में जाके कंप्लीट हुई थी। ठीक है, 2 years अभी हमने ऊपर देखा है, कब से कब तक ये हमें याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949। ठीक है, दी सीटिंग्स वर हेल्ड इन ओपन सेशंस और डिबेट होते थे, और जो रिकॉर्डेड भी होता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी भी, एंड कैलीग्राफिकली हैंड रिटन कॉपीज साइंड बाय मेंबर्स, ऐसा था।
इन सिटिंग्स में ये काम होता है। उन्होंने ड्राफ्ट किया था, कैलीग्राफी करी थी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है, हैंड रिटन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और कितने टाइम तक थी ये 165 सिटिंग्स, ये भी थोड़ा है, 2 years 11 months एंड 17 days, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ salient फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर स्टेट, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, ये तो अभी हमने पढ़ा था क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऊपर, ये हमने उसमें पढ़ा था, सेक्युलरिज्म पढ़ा था हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हमने जुडिशियल रिव्यू पढ़ा था। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं पढ़ा, इतनी देर से हम यही कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदीएस्ट है, और वो रिटन है, ये भी मैंने अभी अभी ऊपर ही बताया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये वाला आंसर होगा इसका बी, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब है देयर इज अ सिंगल जुडिशियरी फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, ये नहीं कि यूनियन की अलग है स्टेट की अलग है ना, देयर इज अ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिंगल जुडिशियरी फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, ओके। सेक्युलर स्टेट मतलब इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन, स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि नो, यहाँ पे लिख देते हैं नो स्टेट रिलीजन्स, ठीक है। स्टेट treats all religions equally. Quasi-federal मतलब it combines both federal and unitary features. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the constituent assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. तो हम इसका देख लेते हैं कि बोथ 1 और 2 है इसका आंसर। और अब हम इसके फैक्चुअल डाटा को अगर देखें तो क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन मार्च 1942, मार्च 1942 was sent by the British government under Stafford Cripps, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अंडर था, ठीक है, टू सिक्योर द इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेट अप टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मेंबर्स थे वुड पार्शली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजर्स एंड पार्शली नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो उसका जो एम था मतलब यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक, वो सेटअप होगी टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो उसके मेंबर्स होंगे वो कुछ तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के थ्रू इलेक्टेड होंगे और कुछ जो होंगे प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और ये नॉमिनेट याद रखना, would have been membered by the provincial, तो elected by the provincial legislatures and nominated by the princely states. नेक्स्ट जो क्रिप्स प्रपोजल्स थे, ठीक है, allowed any province not willing to join union under new constitution to have right to opt out a sign and separate agreement with Britain। यही था कि जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग से जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके साथ एक अलग एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल क्लॉज था जिसकी वजह से पार्टीशन का आगे हुआ था। अगर ये ना होता तो फिर ऐसे पार्टीशन वाली चीज नहीं होती, पर लेकिन चलो, तो इसका आंसर है बोथ 1 और 2 थी, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। और इसका थोड़ा सा अगर हम फैक्चुअली देखें तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, किसके अंदर? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन पूछा, ठीक है, ये कब आया था? मार्च 1946, मार्च
1946 एंड डोंट गेट कंफ्यूज, वो मार्च 1942 में कैबिनेट मिशन आया था और सॉरी क्रिप्स मिशन आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि मेंबर बताना है, तो विलियम वुड इसका मेंबर नहीं था, इसका आंसर है ए, क्योंकि उसके मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, कौन थे मेंबर्स? पैथिक लॉरेंस तीन ही मेंबर थे जो लेके आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर। ये इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ये नहीं होंगे क्योंकि ये तो मेंबर थे ही, ये तीन मेंबर, विलियम वुड नहीं था। ठीक है, जो ये कैबिनेट मिशन था ना, इसका एम क्या था? टू डिस्कस एंड प्लान द ट्रांसफर ऑफ पावर्स, डिस्कस एंड प्लान ट्रांसफर ऑफ पावर्स। एक था प्रपोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये इनके एम थे, एंड अवॉइड द पार्टीशन बाय प्रपोजिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, अवॉइडिंग पार्टीशन बाय प्रपोजिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर। पर ये पहले ही तिल्ली लगा चुके थे, तो अब इन सब चीजों का क्या मतलब था, राइट? तो चलो कोई बात नहीं, हमें जो पढ़ना है वो तो हमें पढ़ना ही है। कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? विलियम वुड नहीं थे, क्योंकि तीन ही मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। एंड ये मार्च 1946 में आया था, जिसका एम क्या था? उन्हें डिस्कस करना था एंड प्लान इन ट्रांसफर ऑफ पावर्स। फिर उन्होंने प्रपोज करनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना था और अवॉइड करना था पार्टीशन बाय प्रपोजिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान, the number of Hindu and Muslim members in the executive council was to be equal. Wewell thought that this arrangement would have avoided the partition of India. पहले तो हम ये देख लेते हैं, जो ये वेवल प्लान था, ये कब आया था? ठीक है, वेवल प्लान कब आया था? वेवल प्लान आया था जून 1945 में। अब देखो, ये थोड़े काफी प्लान्स है, मिशन है, तो इनमें प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। जो क्रिप्स मिशन था 1942 में और कैबिनेट मिशन 1946 में, और ये वेवल प्लान था तो जून 1945 में, and was given by the Lord Wevell, who was the Viceroy of India at that time. तो उनका सजेशन यही था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स का। ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियंस। मतलब उनका यही कहने का मतलब था, जो वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ है उनको छोड़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इंडियंस होने चाहिए और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हिंदू एंड मुस्लिम्स की। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उन्होंने यही सोचा, ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इक्वल कर दी तो उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि दिस वुड बी अवॉइडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बट नहीं हुआ ऐसा। वेवल डिड होप टू रिड्यूस द कम्युनल टेंशन, ताकि जो कॉमन पावर शेयरिंग में ले आएंगे फिर वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, ऐसा उन्होंने सोचा था। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा एम किया था कि पार्टीशन नहीं हो पाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, ये इसका स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल, कि बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। एक मिनट। अकॉर्डिंग टू वेवल प्लान, द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। ये तो बिल्कुल ठीक है। वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट शायद इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ भी चल रहा था। ऐसा ही एकदम डायरेक्ट होता तो बात ही क्या थी ना। तो इसीलिए दे स्टेटमेंट्स दोनों ही ठीक है, उसका कहीं ना कहीं ये था, बट डायरेक्ट डायरेक्ट उसका ये मतलब नहीं था। ठीक है, इसलिए जब डायरेक्ट मतलब नहीं था, इनडायरेक्टली किसी के मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, जब तक हमें स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर है बी। वैसे आप ये याद रखना, जो वेवेल प्लान था वो जून 1945 में आया था। उसने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसने सजेस्ट करी थी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मांगा था हिंदूज एंड मुस्लिम का, और ये भी कहा था कि वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब इंडियन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, डिड जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन द
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर है फिफ्थ, जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर है फिफ्थ। In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru lay down the objective resolution? Fifth, the objective resolution was moved by the Jawaharlal Nehru on 13th December. 13 December 1946। तो इसका आंसर है थर्ड, नॉट फिफ्थ। क्योंकि हमें पता है कि 9 दिसंबर 1946 में तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, एंड 11th दिसंबर 1946 में सेकंड मीटिंग हुई थी, एंड 13 दिसंबर 1946 को हमारी थर्ड मीटिंग हुई थी। इससे हमें ये पता चल गया, हमें तीन मीटिंग्स का पता चल गया। ठीक है, उन्होंने उसमें एक लेट डाउन किया था फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? इट इज अ फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क उन्होंने सजेस्ट किया था। अब अगर हम कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो आगे जाके हमारा प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है, ये भी बिल्कुल याद रखना कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है आगे जाके, प्रियम्बल। ठीक है, हाँ, अगर हम हाईलाइट देख लें थोड़े से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, तो वो क्या था? इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। It will grant it justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है, will grant justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है, safeguard for minorities and backward communities. Safeguard for minorities and backward communities and backward communities, which later become preamble of constitution। आपने ध्यान दिया होगा हमारा जो preamble है उसमें सोवरन भी है, रिपब्लिक भी है, जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है, इक्वलिटी भी है, फ्रेटर्निटी है। जब हम प्रियम्बल करेंगे तो उसमें जो प्रियम्बल की सेइंग्स है वो भी हम देखेंगे, तब आप देखना कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कितना ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक तो यही है कि थर्ड, सीधा डायरेक्ट डेट भी पूछ सकते हैं, इट्स 13 दिसंबर 1946। किसने? बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसका जो इम्प्रिंट है वो कहाँ देखा जाता है? आगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे इस वाले एक क्वेश्चन में से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये बहुत बार पूछा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर है और यूनिटरी इन स्पिरिट है, तो ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अब ये देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज अ लाइफलेस थिंग, इट acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसको ऐसे कैसे ही याद कर लेना, ये दो बार पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, और वो भी यूपी पीसीएस में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हमें पता है कौन थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उनका एम्फेसिस यही था कि दैट नो मैटर हाउ वेल रिटन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, बट उसमें इंटीग्रिटी और कमिटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए जिसने भी उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सक्सेस दे सके। उनका कहने का मतलब यही था कि अब वो कैसे लिखा जा रहा है उसमें मैटर नहीं होना चाहिए, रिटन या अनरिटन, पर अगर रिटन है तो किसने लिखा, कैसे लिखा, वो नहीं, बट उसकी जो इंटीग्रिटी और कमिटमेंट है ना, कि जो वो लोग सोच रहे हैं वो चीज उसमें आनी चाहिए, ताकि वो डिटरमाइन करे सक्सेस को। तो यही इसका एक सेइंग है। इसका अगर हम इस कोट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ही यही है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपको सेइंग तो नहीं पूछेंगे, इट्स जस्ट टू सिंप्लीफाई यू, ये क्या लिखा है, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, बट ये किसने कहा है बस हमें ये याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है। In their nationalist reaction, the founding fathers of the Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions। देखो,
ये अब किसी और ने लिखा है ना, फाउंडिंग फादर्स, तो ये कोई इंडियन तो नहीं था। तो इसको देख लेते हैं, ये किसने लिखा था? ये लिखा था W.H. मॉरिस जॉन्स ने। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे, जिसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया था। तो उसने यही देखा था कि जो डोमिनेंट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, या फिर जो वो जनरली ड्राइव इन कर रखी है ना, वो बाय कांग्रेस है। ठीक है, तो इट हाईलाइटेड द एम्फेसिस ऑन यूनिटी ओवर अकोमोडेशन ऑफ माइनॉरिटी। उसका एम्फेसिस कहाँ पे था? यूनिटी पे, जो कि एक माइनॉरिटी का अकोमोडेशन नहीं, जो स्पेसिफिक सेफ गार्ड था वो नहीं, बट उसका ज्यादातर एम्फेसिस किस पे था? यूनिटी पे। तो ये किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने। आप याद रखना, इन their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. ये किसने कहा था? W.H. मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? It was said by Austin. ये एक रिनॉन्ड हिस्टोरियन थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे। इनकी दो बुक हैं, अगर सपोज करो बुक पूछ ली जाए, तो इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, और एक है वर्किंग वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक है द इंडियन एक्सपीरियंस, द इंडियन एक्सपीरियंस। देखो ये फैक्चुअल है, पता होना चाहिए। ठीक है, इट डज नॉट सजेस्ट बायस बट पॉइंट्स टू द हिस्टोरिकल रियलिटी। उनका मतलब मेन पर्सपेक्टिव इंटरप्रिटेशन यही था, हमारे जब उन्होंने एनालाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को, तो उनका यही मतलब था। ठीक है, बस इनकी बुक को याद रख लेना। सपोज जैसे अगर ऑस्टिन पूछा गया है ना कहीं पीवाईक्यू में, तो उससे रिलेटेड फैक्ट हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। The concept of a union of states in the Indian Constitution has been derived from, जो union of states, ये जो phrase है आर्टिकल 1 में है हमारे, राइट, in the Indian Constitution has been derived from American Declaration of Independence, the Australian Constitution, the British North American Act, the Swiss Constitution। जो ये phrase है union of state, ये हमारे आर्टिकल 1 में है। पहले मैं बता दूं, union of आर्टिकल 1 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने लिए, विच इज मच सिमिलर टू द फेडरल प्रिंसिपल्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब ही है ये, जो ये सेइंग है ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें यूनियन को लिया है रादर देन हमने फेडरेशन को। तो ये हम इंस्पायर थे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां से लिया था हमने, जिसका मेन पर्सपेक्टिव यही था कि फेडरल प्रिंसिपल्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जो एक बता देती हूँ, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, ये जो आइडिया था, इट वाज सपोर्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमने लिया जरूर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन इसके सपोर्टर में कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उसने उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि दैट इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। जो टर्म है यूनियन was used to emphasize the indestructibility of nation even if a state desired separation। ठीक है, ये था, तभी तो उन्होंने कहा था फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इसीलिए वो इससे ही इंस्पायर होके, यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे इंस्पायर होके उन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। The Constitution of India has become the longest one, ये अभी हमने ऊपर किया ही था। The chapter on fundamental right has been borrowed from the model of the American Constitution। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमने जब ऊपर ही देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट वन है और रिटन है। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है कि वो एक रिटन है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब हमने देखा था कि कौन कौन से हमने सोर्स मतलब प्रोविजंस बोरो किए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें से आ गया था। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर। ये शेष नहीं, बी आना था, ओ सॉरी, ए बी सी डी। इसका आंसर है बी,
Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation because क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉन्गेस्ट है ही, बट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही वो लॉन्गेस्ट नहीं है। उसकी लेंथ क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, लैंग्वेजेस, ठीक है, कस्टम्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस वो हमारी डाइवर्स करती है इसीलिए। फिर उनमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन है इसीलिए, इंटीग्रेशन है सेंटर स्टेट रिलेशंस का, स्केड्यूल्स हैं, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एरियाज, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसी वजह से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही एक पर्सपेक्टिव नहीं है उसकी लेंथ का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, कि दोनों ठीक तो हैं लेकिन इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 24. Who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of constitution for India? ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन। अब इसमें देखो एम एन रॉय नहीं है, ठीक है, इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी। ए, द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1934 में बाय एम एन रॉय। ऑफिशियली जो इसकी डिमांड थी ना वो 1934 में बाय स्वराज पार्टी हुई थी। इट वॉज अ कांग्रेस फैक्शन, मोतीलाल नेहरू के अंडर एंड सुभाष चंद्र बोस के। मैं इसका फैक्ट यही है, एक बता देती हूँ। इट वॉज अ कांग्रेस का पार्ट, मतलब कांग्रेस फैक्शन अंडर मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। देखो फर्स्ट टाइम सजेशन किसने दिया था? फर्स्ट टाइम सजेशन दिया था एम एन रॉय ने। उसके बाद जो ऑफिशियल डिमांड हुई थी, ये ऑफिशियल डिमांड थी, ऑफिशियल डिमांड, ठीक है, ये हमें याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, जैसे 1934 में ही आइडिया वाज गिवन बाय एम एन रॉय, एम एन रॉय प्रपोज दिस, राइट। 1934 में ही कांग्रेस स्टार्ट्स डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कांग्रेस डिमांडेड, कांग्रेस डिमांडेड, ठीक है। 1940 क्रिप्स मिशन आफ्टर डोमिनियन स्टेटस ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन, डोमिनियन स्टेटस प्लस फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ये भी हमने ऊपर पढ़ा ही था, और उनके 3 मेंबर भी पढ़े थे हमने। ये कब आया था? मार्च 1946 में, ये भी याद रखना। और जून 1945 में क्या आया था? विविल प्लान, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इतनी देर से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पढ़ रहे हैं, देखकर कितना ठीक रहता है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, ओके। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ओके। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ठीक है। अब इसका आंसर बताएं, तो इसका आंसर होगा ए, ए एंड डी। कैसे? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। जो उसके मेंबर्स थे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, नॉट बाय द अडल्ट सफरेज। सेकेंडली, इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, अभी तो ऊपर बात करिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो कहीं से भी नहीं है। और ये कहा, ये जो बेसिस था ये कहां से लिया था हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। थर्ड क्या था? इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, नहीं बिल्कुल गलत है ना। ये अलग बात है कि कांग्रेस मेजोरिटी में थी, बट इट इंक्लूडेड मेंबर फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम लीग इनिशियली, फिर यूनियनिस्ट पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट्स भी थे कुछ, तो इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। PYQ है बिल्कुल, ठीक है।
It worked through several committees. बिल्कुल, there were 8 major committees and 13 minor committees. याद रखना कितनी मेजर कमिटीज थी, 8 मेजर कमिटीज थी और 13 माइनर माइनर कमिटी थी, कमिटी। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे एंड थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग दिस सीरीज, दिस चैप्टर 2। अब अगर आपको इसका डिटेल नोट्स चाहिए ना, ये तो क्वेश्चन के बेसिस पे हमने फैक्ट्स जो थे इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिया और ये पीवाईक्यूज ही है, ठीक है, और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। ये जो बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं ना पीवाईक्यूज, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है जो 2023 में पूछा जाता है वही 2024 में पूछा जाता है, ऐसे ऐसे आया है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे। आप इसी यूट्यूब चैनल पे एक यूपीपीसीएस वाली स्ट्रैटेजी है ना, उसमें जाके देख लेना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दे रखे हैं। पर आपको अगर इसका डिटेल चाहिए ना इस चैप्टर का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग एंड सेलियंट फीचर्स का, तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उसको ज्वाइन करें। उसमें फाइल फोल्डर में जाएंगे ना, तो मैंने चैप्टर 2 वहाँ पे डाल रखा है, वो बहुत डिटेल्ड है, सब कुछ इसमें बहुत डिटेल में दे रखा है। ये तो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया, आप वहां जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं उस पीडीएफ को। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे, कितने गलत थे। तो थैंक यू फॉर दिस।